तो सबसे पहले जानते हैं कि हम एक्सेल के थ्रू कर क्या सकते हैं। देखिए, हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग या सीआरएम की तरह कुछ और भी कर सकते हैं। एनीथिंग, वो सारे काम कर सकते हैं जो आप एक एक्सेल जो आपको ऑफिस में जरूरत पड़ती है। तो एक्सेल को इस तरह समझिए, एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। पहले आप जब ऑफिस में जब कंप्यूटराइज नहीं था, इमेजिन की जब सिस्टम में कंप्यूटर नहीं थे, मैंने कि जब ऑफिस में कंप्यूटर नहीं था, तो सारे काम किससे होते थे? रजिस्टर पे होते थे ना। सारे लेन देन की एंट्री, चाहे चाहे भी डोट डेटा, वो सब रजिस्टर मेंटेन होते थे। चाहे छोटा सा संस्था हो या बड़ा सा संस्था हो, सब में रजिस्टर पे ही सारा काम होता था। ठीक है। तो आपका जो है ये चीज यहाँ पे समझिए कि आप एक्सेल सीख गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम सीख गए। आप काम करने का टूल सीख जाए, काम एक अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपने एम फार्मा कर लिया या बी फार्मा कर लिया, तो फार्मास्यूटिकल नॉलेज आपके पास हो गई। आप कंपनी के अंदर गए, क्वालिटी एनालिसिस का जॉब कर लिए, जहाँ पे सारे ड्रग्स की जो ये होती है, टेस्टिंग होती है, या उसका जो भी क्वालिटी का है और जो भी फीडबैक होता है, सबका डेटा जमा होता है। और डेटा हजारों पर पेज में होता है, लाखों हजारों पेज में होता है। अब अब अपने बॉस को या आप अपनी कंपनी के जो सीआईए है, मार्केटिंग टीम है, या कंपनी के जो आपके प्रोडक्शन टीम है, या आप किसी अथॉरिटी को वो 1000 पेज का एक फाइल थोड़ी देंगे। आप तो सबसे पहले एक स्टैटिक देंगे, एक फैक्ट देंगे। तो स्टैटिक और फैक्ट कहाँ बनाएंगे? उसके लिए एक टूल्स चाहिए होगा, तो वो आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है। आपको सैलरी कैलकुलेट करने आता है, राइट? अटेंडेंस और रजिस्टर पे लगा लेते हैं, सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सैलरी कैलकुलेट करके रजिस्टर करने के बाद आपको सैलरी का एक समरी बनाना पड़ेगा ना, कि हाँ कितना हमारा इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ, वगैरह वगैरह। तो उन चीजों के लिए तो आपको एक्सेल चाहिए होगा ना, क्योंकि उन चीजों को हम नोट पैड के थ्रू नहीं कर सकते ना, पेन पेपर पे नहीं कर सकते ना सर। तो ऑलमोस्ट वो सारा चीज हम कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। तो एक्सेल हमारा एक टूल्स है, जिसके बारे में अगर हम जान जाते हैं, तो अपना जो भी काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में है या जो भी काम करते हैं, उस काम को आप एक सिस्टमैटिक ढंग से और जो जरूरत है उसके हिसाब से जल्दी से बना सकते हैं। फिर भी मैंने एक्सेल के मोस्टली 4 यूज निकाले हैं। सबसे पहला आता है डेटा स्टोरेज। जी हाँ, एक्सेल में आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, एक्सेल डेटाबेस नहीं है। एक्सेल को डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। एक्सेल को डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता। क्यों? बहुत सारे रीजन है। पहले इसकी साइज, कि 10 लाख तक की साइज है, लेकिन 1-1.5 लाख के बाद जाते ही आपका एक्सेल बहुत हैंग होने लगता है, करप्ट होने के चांसेस होते हैं। सिक्योरिटी रीजन, कि अगर आपने इसके अंदर पासवर्ड वगैरह डाल दिया, अगर पासवर्ड भूल गए, तो आपका पासवर्ड क्रैक नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है कि पासवर्ड कैन नॉट रिकवर। जैसे देखिए, यहाँ मैं गया इन्फो में और गया प्रोटेक्ट वर्कबुक में। अब जैसे यहाँ पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे क्लियर माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है मुझे कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो पासवर्ड का इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, इजीली कोई फाइल इसका डिलीट कर सकता है। तो ये सब रीजंस इसके अंदर है, जिसके कारण आप जो है एक्सेल को डेटाबेस यूज नहीं कर सकते। तब क्वेश्चन आता है, जब एक्सेल को डेटाबेस नहीं बना सकते, तो इसके ऊपर हम करेंगे क्या? क्या डेटा स्टोर करेंगे? तो 3 तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। पहला, मिसलेनियस। अब जैसे मान लीजिए आप अकाउंट टीम में है, और सारा ये जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो आप उसको टैली, सैप, फीको, इस सब में रखते हैं। लेकिन मिसलेनियस खर्चे हैं, जैसे कि 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई, 10 रुपए का हमने एक पेंसिल खरीद के लाया, या किसी को 100 रुपए का कन्वेंस दिया। अब इस सारी एंट्री हम टैली या सैप पे नहीं कर सकते। करेंगे तो बहुत मिसलेनियस हो जाएगा ना सर। लेकिन आपको उसका हिसाब तो रखना है, तो 10-20 हजार महीने का खर्चा है, तो उसका हिसाब तो रखना होगा। तो उसके लिए हम मिसलेनियस सीट्स बनाएंगे, वहां पर रख देंगे। दूसरा, आप अगर आप मान लीजिए कि पेरोल टीम है, आप पेरोल के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फिर भी अटेंडेंस आप बनाएंगे एक्सेल पे। रीजन ये है कि अटेंडेंस को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपने अटेंडेंस को ऑटोमेट कर दिया कि भैया भैया, आइए थम्स लगाइए, और आपका अटेंडेंस बन गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कंपनी का हर स्टाफ जो है आपकी कंपनी के अंदर आके काम तो नहीं करता है ना।
बहुत सारे टीम जो क्लाइंट हैंडल करता है, मार्केटिंग को देखता है। तो वो अगर मान लीजिए कि वो नॉर्थ में आपकी ऑफिस है, साउथ में वो रहता है, क्लाइंट साउथ में उससे मिलने वाला है, तो क्या वो अटेंडेंस लगाने के लिए पहले नॉर्थ में आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, फिर साउथ में जाएगा? तो इससे तो उसका टाइम और हरासमेंट और फ्यूल बहुत सारी चीज प्रॉब्लम होगी। इसलिए अटेंडेंस को भी ऑटोमेट करना पॉसिबल हर टीम के लिए नहीं। उसके बाद आता है एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज। अब जो छोटे मोटे लोग हैं जिनका डेटा काउंट बहुत कम है, मैनुअली काम करते हैं, वो सारे लोग अपना डेटा को एक्सेल पे रख सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक्स डेटा। एनालिटिक्स डेटा, मान लीजिए कि आपके बॉस ने बोला कि मुझे इस महीने की सेल्स का डिटेल्स दे दो। तो आप क्या करेंगे, एक महीने का सेल्स का डेटा अपने सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पे जो बनाना है बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे सिस्टम से डेटा लेके आया और उस पे हमने इस तरह का एक विजुअलाइजेशन तैयार किया। ठीक है। अब ये विजुअलाइजेशन से फायदा क्या है, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड से फायदा क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। इस डैशबोर्ड जो हम अभी दिखा रहे हैं, इस डैशबोर्ड से फायदा क्या है। तो देखिए ये डेटा है आपका। अब मान लीजिए कि डैशबोर्ड या डेटा एनालिसिस क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टोर है, एक स्टोर है, और आपके स्टोर में 10-15 एम्प्लॉई हैं, और वो अपना डेली के सेल करते हैं। आप स्टोर में नहीं रहते, शाम को आप जाते हैं और बोलते हैं मिश्रा जी, ब्रह्मा जी, जो भी हैं, कि मुझे मुझे बताइए आज का क्या हो। तो मिश्रा जी क्या करेंगे, पूरा सेल्स का डेटा उठाएंगे, जो कि 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 1.5 लाख हो सकता है, और बोलेंगे कि वर्मा जी 5 kg चीनी ले गए हैं, मिश्रा जी 2 बंडल साबुन ले गए हैं, कविता भाभी आई थी, वो 2 kg धनिया ले गई है। तो सामने वाला बंदा 10, 20, 50 के बाद बोलेगा बस करो, बस करो। क्योंकि उस पे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना कि क्या क्या बिका है, इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। उनको तो स्टैटिक्स चाहिए, जो कि आपके सामने इस तरह का स्टैटिक, कि टोटल सेल्स हमारा इतना हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा 12% का है। उसके बाद में टॉप जो है कैटेगरी जो है, फोन्स में ज्यादा बिक रहे हैं, चेयर्स में ज्यादा बिक रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस, इसके बाद टेबल्स, उसके बाद धीरे 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 आपका आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट परसेंटेज दिख रहा है कि भाई इस साल 12 आपका जो है मेरा 2023 में जो है 21, 22, 23 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ईयरली कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ईयरली डेटा है, किसी भी एक डेटा देख सकता हूँ। यहाँ पे क्वार्टरली डेटा है, अब यहाँ पे साफ मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो पीक टाइम है सेल का, और साल के लास्ट में कुछ चौथे क्वार्टर में, पहला क्वार्टर मेरा कम रहा। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी को छुट्टी उट्टी देना है, या अपने शॉप के अंदर रेनोवेशन का काम करवाना है, या किसी तरह का कोई चेंजिंग करनी है, तो मैं क्वार्टर 1 में ही करूंगा, क्योंकि क्वार्टर 1 के समय हमारे पास कस्टमर बहुत कम होते हैं। पता चला कि पीक टाइम पे ही हमने क्या किया, आधा स्टोर बंद करवा दिया, या स्टाफ को छुट्टी दे दी, तो हमें नुकसान हो जाएगा ना सर। तो ये चीजें आपको इस डेटा से थोड़ी पता चलेगा, ये तो पता चलेगा इस तरह के स्टैटिक्स से। तो इस तरह के स्टैटिक जो डायनेमिक ऑटोमेट और डायनेमिक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर 2021 का चाहिए, तो 2021 पे क्लिक करूंगा, पूरा डेटा 2021 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए इस ऑटोमेशन के लिए मुझे अपना डेटा रखना पड़ेगा। तो हम एनालिटिक डेटा को स्टोर करते हैं अपने एक्सेल के अंदर, ताकि उस पे हम इस तरह के विजुलाइजेशन, इस तरह के डैशबोर्ड, इस तरह की रिपोर्ट्स बना सकें। दूसरा आता है कैलकुलेशन। एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन बहुत आराम से होता है। देखिए कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा आप जो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं ना, वो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 है। क्वार्टर 1 में 85 सेल है, क्वार्टर 2 में 90 सेल है। मुझे पता करना है कि हमारा ग्रोथ क्या है। क्या पता चलना है, ग्रोथ क्या है। अब ग्रोथ के लिए हो सकता है इसमें फॉर्मूला हो, बट यहाँ फॉर्मूला नहीं है। तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। और कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। ठीक है। आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, आपको अपना कैप रेट कैलकुलेट करना है, किसी तरह की भी कैलकुलेशन करनी है, आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेशन।
उसके बाद था एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। किसी भी डेटा के एनालिसिस करके उसकी उसका रिप्रेजेंटेशन तैयार करना सबसे आसान। जैसे ये देखिए आपके सामने ये हमारा डेटा है, इसके ऊपर हमने इस तरह के एनालिसिस तैयार कर लिया। रिप्रेजेंटेशन के लिए आप बोलेंगे हम तो यूज करते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट यूज करते हैं, लेकिन डायनेमिक रिपोर्ट्स का क्या? जैसे आपके सामने ये पूरे जून महीने जुलाई महीने का पूरा ज्वाइनिंग डिटेल दिख रहा है, कितने एक्टिव यूजर हैं, टोटल कितने लैप्स गए, कितने ड्रॉप हुए, एवरेज पर डे एनरोल कितना हो रहा है, उसके बाद किस किस सिटी में हो रहा है उसका यहाँ पे मैप है। उसके अलावा हर कोर्स का अलग अलग दिख रहा है कि भाई टोटल एनरोलमेंट एनरोलमेंट जो है ना 33% से भी कम है, 33% है सॉरी। और इसके अलावा हर कोर्स का अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मैं एक पे क्लिक मान 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 लीजिए कि मैंने क्लिक किया वन पे, तो पूरा रिपोर्ट जो है 1 जुलाई का दिखा रहा है कि टोटल एक्टिव इतने हैं, टोटल लैप्स इतने हुए, टोटल ड्रॉप इतने हुए, और ये आपके टोटल एवरेज पर डे का है। और उसकी डे वाइज के हिसाब से हमारे सेल्स ऑफिसर का भी सेल्स और टारगेट का यहाँ दिख रहा है। तो ये चीजें आप पावर पॉइंट पे नहीं कर सकते ना प्रेजेंटेशन को, कि पावर पॉइंट पे अगर आपको अगर डेली बेसिस का रिपोर्ट चाहिए तो 31 दिन है या 30 दिन है, तो 31 या 30 अलग अलग स्लाइड बनाने पड़ेंगे ना। बट एक्सेल में इजीली आप एक स्लाइड बना के और ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, और ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट, जैसे यहाँ देखिए मेरा ईयरली रिपोर्ट है, तो मैं अगर 2022 पे क्लिक किया तो पूरा रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि हो जा रहा है। ठीक है, पूरा report। अब इसमें जरूरी है कि चार्ट ही हो, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना डेटा भी रखा हुआ हूँ, तो इस तरह की विजुअलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये चीजें हम एक्सेल के थ्रू करते हैं। अगला ऑप्शन आता है, अगला आता है आपका शेयर डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है सर। डैशबोर्ड जो मैं दिखाया उसको तो हम पावर बीआई में इजीली बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम पावर बीआई में बना के किसी को शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाले के पास ये पावर बीआई होना चाहिए ना सर। अगर उसके पास पावर बीआई नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक्सेल सब किसी के पास होगा। अगर एक्सेल नहीं है तो ओपन एनर्जी होगा या कोई और सॉफ्टवेयर होगा। कुछ भी नहीं हुआ तो उसके पास गूगल सीट तो होगा ही हो, तो हमारी रिपोर्ट देख सकता है। तो आपको जो एक्सेल का वर्जन सिखाऊंगा वो लेटेस्ट वर्जन एक्सेल 2021 होगा। आप बोलेंगे कि इसमें क्या क्या नया आया है, तो ये आपको लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे सारे लिंक अवेलेबल है कि क्या क्या नया आया है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हम एक्सेल में करने के बाद किस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो कुछ सैंपल्स रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट तो हम क्लास में बता करके भी दिखाएंगे। इस तरह के रिपोर्ट को आप इजीली बना सकते हैं, ज्यादा कोई मेहनत किए। अब बात करते हैं जॉब, कि अगर किस तरह की जॉब मिलेगी। देखिए जॉब के लिए आपको सबसे अच्छा जो है Naukri.com या लिंक्डइन या Monster.com, जो भी आपकी जॉब पोर्टल साइट्स हैं, वहां पे आपको सही बताएगा। देखिए मैं सबको कहता हूं कि अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आप ये मत देखिए कि मेरे अंकल है कि अंकल के बेटे ने ये किया तो आज अच्छा पैसा कमा रहा है, या मेरे ताऊ के लड़के ने किया, या मेरे दोस्त किया, या ऑफिस का कलीग है उसको उसकी इतनी अच्छी सैलरी है और उसको एक्सेल अच्छा अच्छा आता है। तो ऐसा समझ के मत कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई चीज आपको सीखना है तो पहले आप उसकी स्टैटिक्स मतलब उसकी एनालिसिस करें Naukri.com पे। सर्च करें अलग अलग लोकेशन अलग अलग कीवर्ड से, कि जो आप सीखना चाहते हैं, जिस तरह का ड्रीम जॉब आपको चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देन उसी हिसाब से सर सर बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, जैसे ये डैशबोर्ड हम देख रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि लर्निंग ठीक है अपनी जगह पे, बट आज तक कभी हम ऐसा डैशबोर्ड मैं ऐसा देख रहा हूँ बट कभी बना नहीं पाए। कोई बात नहीं, हमारे क्लास पर बना पाइएगा। इसमें कई सारे डैशबोर्ड कवर करेंगे। ये जो देख पा रहे हैं, ये सब जो फाइल है मैंने दिखाने के लिए थोड़ी की है। ये जो फाइल आप देख रहे हैं सारे डे वाइज देखिए, आप डैशबोर्ड 11 दिख रहा है, ये आपसे पहले का जो बैच था 11 टाइम है, उसके उसका डैशबोर्ड उसमें सिखाया था मैंने। ठीक है, तभी तो रिसेंट में हमने कोई फोल्डर में गए थे नहीं, हम रिसेंट में जाकर खोले हैं। डैशबोर्ड 12 9 12 बजे का है, रात के 9 बजे बैच का है।
दिख रहा है सर? हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ 10 बजे AM का है। देखिए डैशबोर्ड 10 बजे, ये देखिए दिख रहा है आपको सर? और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पे मेरे, जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं कोई अलग से रिकॉर्ड नहीं करता है। मैं जो है जो क्लासेस लेता हूँ उसी क्लासेस को मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। सर अब सारे चक्कर क्या है ना, वीडियो आज तक हमारा थॉट प्रोसेस ये रहा है कि एक्सेल तो सीख लेंगे, लेकिन इस लेवल तक का डैशबोर्ड कभी रिक्वायरमेंट आती है तो हम बड़ी बना नहीं पाएंगे, बात कोई बड़ी चीज ये आ नहीं जाती है, है। बड़ी चीज नहीं। हमारी क्लासेस इसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे आपको कम से कम 5 से 7 डैशबोर्ड मैं सिखाऊंगा, और 3-4 डैशबोर्ड आपसे बनवाऊंगा मैं। ठीक है ना? राइट। तो चिंता मत कीजिए, ये सब चीजें हैं। पहले आप सीखेंगे तभी तो करेंगे ना। ठीक है? तो इस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो जॉब ऑफर में मैं कुछ दिन पहले का मैं रिसर्च किया, तो देख सकते हैं कि Naukri.com पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में इस तरह के जॉब्स और सैलरी पैकेज आपको दिख रहे हैं। अभी ये अपडेटेड नहीं है, कुछ दिन पहले का है। आप अपडेटेड चाहिए तो आप खुद Naukri.com पे या लिंक्डइन पे या मोनेस्टर पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं पहले बता दिया आपको कि एक्सेल आपको जॉब नहीं दिलाता है। एक्सेल आपको काम करने का एक टूल्स है, जैसे रजिस्टर हुआ करते थे। जॉब के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को सर? आपको एक्सेल अच्छा आता है तो एक्सेल में आप करेंगे क्या? जब तक कि आपको स्टैटिक्स नहीं आता, जैसे मान लिया कि आपको डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे कमांड नहीं है, तो जो डैशबोर्ड हमने बनाया, कोई भी डैशबोर्ड आप देख रहे हैं बनाएंगे, तो क्या लग रहा है? इसमें ऐसे ही चार्ट, कुछ 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 चार्ट रख देंगे। हर एक चीज रखने के पीछे रीजन होता है ना हमारा, कि ये यहाँ पे इस चार्ट क्यों रखा गया है, यहाँ पे ये क्यों रखा गया है। तो क्या कुछ डैशबोर्ड देखेगा तो उससे क्या जानेगा, क्या सीखेगा? सीखेगा मतलब क्या जानेगा, क्या समझेगा, उसको क्या बेनिफिट होगा इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले मैंने दिखाया था आपको ना डैशबोर्ड 11। एग्जाम्पल के लिए इसने देखा कि मेरा यहाँ पता चल गया कि मेरा एवरेज प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट रेट जो है 12%। राइट? अब ये क्लियर हो गया। अब कोई भी ऑफर वगैरह निकलेगा या कोई कंपनी किसी के साथ डील होगी, तो ये माइंड सेट हो जाएगा कि 12% हमारा जो है वो एवरेज हमारा प्रॉफिट है। तो इससे ऊपर जो है हमें किसी भी कीमत में किसी भी तरह का ऑफर नहीं देना। समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ पे, सिंपल सा। तो इससे पता चल गया। अब मान लीजिए कि किसी ईस्ट में हो रहा है, ईस्ट पे क्लिक किए, अब ईस्ट में कोई कंपनी के साथ हमारा डील हो रहा है, तो ईस्ट में हमारा एवरेज 13%। यह माइंड मेकअप हो गया कि 13% का प्रॉफिट ईस्ट से आता है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट वाइज पता चल जाएगा। तो हर एक विजुअलाइजेशन मुझे एक समझाता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी इतना सुना हुआ, टोटल रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, इस रेट से बिका है। तो एवरेज 12,644 के रेट से हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो कल के डेट में हम यहाँ पे बाउंडेशन कर देंगे कि भाई 12,644 के आसपास ही डील करना है। अब ऐसा नहीं कि आप 5,000, 3,000, 2,000 डील करो। ओके? और यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 215 के हमारा टारगेट था, और 217 के हमने टारगेट किया, मतलब कि हमें टारगेट से हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो हमें सेल्स में करना है। उसी हिसाब से हर टीम का यहाँ देख सकते हैं कि कितना सेल किया, कितना टारगेट था। तो जिसका टारगेट नहीं हुआ उसको अप्रोच करेंगे, तुम टारगेट करो। तो इसको पता चलेगा तब ना सर कि हाँ क्या है। तो ये चीज आपको बताता है। तो ये जो हम रख रहे हैं इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि हम क्यों रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो डेटा आया है उस पे हमें क्या रिपोर्ट बनानी है, उसके हिसाब से, कि हमें कंपेयरिंग रिपोर्ट बनानी है, या हमें सेल्स रिपोर्ट बनाना है, या प्रॉफिट रिपोर्ट बनानी है। तो उसके हिसाब से वो चीजें हम रखते हैं। तो ये जानकारी आपको आना चाहिए ना। एक्सेल ये जानकारी आपको नहीं ना देगा। ये जानकारी तो आपकी एनालिसिस स्किल्स होगी वो देगा ना सर। या फिर काम करते करते 150-200 रिपोर्ट जब बनाएंगे, तो अपने आप आपके अंदर आएगा। क्लियर है? आपके दिमाग में फिट है कि मुझे इस तरह का पेंटिंग बनाना है। राइट? तो आपको आपके पास फोकस क्या है कि मुझे पेंटिंग सीखनी है।
लेकिन आपने पेंटिंग सीख लिया लेकिन कुछ इमेजिनेशन पावर ही नहीं है कि मैं क्या बनाऊं। मुझे पेंटिंग करने तो आता हूँ लेकिन बनाऊं क्या। तो फिर उस पेंटिंग स्किल्स का कोई महत्व रह जाएगा, नहीं रहेगा। सेम इस तरह से अगर आप एक्सेल सीख लेते हैं लेकिन एक्सेल को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस लेवल को यूटिलाइज करना है, वो स्किल्स आपके पास नहीं है, तो एक्सेल की स्किल्स आपके लिए बेकार है। तो आपको बाकी चीजें आता है, आप फार्मासिस्ट है, यू आर गुड फार्मासिस्ट, आपको अच्छे तरीके से मेडिसिन और उसके हर चीज के बारे में, मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। पर उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, पेन पेपर में थोड़ी करेंगे। उसको प्रेजेंट करने के लिए तो कोई सर, डिजिटल टूल्स चाहिए ना। सर उस चीज को कैसे डेवलप करें, मतलब एक्सेल सीख लिया, उस चीज को कैसे डेवलप करेंगे सर? तो एक्सेल सीखने के बाद इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स पे जब आप काम करेंगे तो आप सीखेंगे। पहले समझना होगा कि हमारी डेटा क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सामने वाला बंदा बॉस ने अगर बोला है कि सेल्स कैम्पेनिंग रिपोर्ट बना के दो, तो सेल्स कैम्पेनिंग रिपोर्ट बनने के बाद उस रिपोर्ट से करेगा क्या। बात समझ रहे हैं। 12% हमने प्रॉफिट बताया, तो इस 12% का प्रॉफिट के इंफॉर्मेशन से उसको क्या फायदा होगा, क्या क्या कर सकता है, ये आपको सोचना होगा। इसके लिए आपको अपने कंपनी के बारे में, अपने डेटा के बारे में और अपने सर्विसेज के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे हैं सर। और ये चीज हम आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं डेवलप कर दूंगा, क्योंकि सर क्या है ना, कैप्सूल नहीं है ना कि सुबह शाम खिलाया कोर्स पूरा हो गया। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल कि सर। हाँ ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाए। और ओके। सर एक चीज और, जैसे हम यहाँ पे एक्सेल पे इसको बनाते हैं, इसके बाद हम इसको पीपीटी पे भी ले जा सकते हैं? देखिए जब एक्सेल पे बना लेते हैं तो पीपीटी पे ले जाने की जरूरत ही नहीं है ना सर, क्योंकि पीपीटी एक अलग चीज हो गया। पीपीटी हो गया रिसर्च रिसर्च एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए। हाँ जी। जैसे कि कंपनी ने आपको एक काम दिया, बोला कि मेरा एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जाओ मार्केट में देखो इसका क्या है। ठीक है। तो आप क्या गए मार्केट में गए, जगह जगह पे प्रोडक्ट की फोटो लिए, कस्टमर से फीडबैक लिए। ठीक है ना। अब उस चीज को समझाना है आपके अपने बॉस को, या बॉस से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं उनको। तो उनको ऐसे बोले हो कि सर मैं यहाँ पे गया, ये यहाँ से इससे बात की, तूने बोला अच्छा है, यहाँ से बात किया, यहाँ से बात किया, यहाँ से बात किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या होगा कि एक प्रेजेंटेशन तैयार होगा, जो पीछे प्रेजेंटेशन रहेगा, और फिर उसके फैक्ट के बारे में समझाएंगे आप कि देखिए हमारा जो है इस एरिया में इतना तरह के कस्टमर्स हैं, इस एज के कस्टमर हैं, इस एज पे हम फोकस करेंगे तो ऐसा होगा। तो दैट इज द पीपीटी का रोल। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, और उस डेटा को कंप्रेस करके समराइज करना है, और समराइज डायनेमिक करना है। स्टैटिक है तो आप उठा के ले जाइए पीपीटी पे, लेकिन जब डायनेमिक है तब पीपीटी गुड नॉट फॉर गुड फॉर द रिप्रेजेंटेशन। आपके लिए गुड क्या होगा, एक्सेल। समझे। और राइट। मेरे चीजों को सीखने के बाद बहुत सारे लोग पीपीटी को भूल गए, एक्सेल पे ज्यादा काम करते हैं। बट सर जैसे ओके। हमारी जैसे कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, वहां पे एक्चुअली ये मांगा जाता है कि चलो एक्सेल तो बना दिया, इसके बाद वो एक स्लाइडर भी मांगते हैं जिसके थ्रू मतलब कोई मीटिंग्स होती हैं या कुछ होता है तो उसमें हाँ उसको बोल रहे हैं, उसके डेमोस्ट्रेट। बारे में एक्सप्लेन करना हो तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम डेटा, जैसे देखिए जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट जो है आप जो है वो आपका डेटा के साथ कलेक्ट होगा, और डेटा आपका क्रिटिकल है, डेटा शेयर नहीं कर सकते ना आप। राइट। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो आप उसके लिए कर अब सकते हैं वही वही प्रेजेंटेशन। चीज मैं कह रहा हूँ सर, ये डेटा को हम पीपीटी से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ तो नहीं कर सकते। पीपीटी आप अपने चार्ट्स को, अपने टेबल्स को एक्सेल के साथ, पीपीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। वो तो सिंपल है, कॉपी एज पेस्ट लिंक कर दीजिए, हो जाएगा। हम्म। ठीक है, वो बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीज। ठीक है सर। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें सीखना क्या है। और अगले जो 35 डेज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में हम सीखेंगे क्या, ये समझ में आ गया आप लोगों को। राइट सर। मोनिका जी आपको समझ में आया। करीब 8-10 लोग थे आज, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सैटरडे के कारण या कुछ और कारण नहीं ज्वाइन किए।
तो सर आप बेसिकली डैशबोर्ड्स पे ही कराएंगे या पहले बेसिक कराएंगे, जैसे एक्सेल के फॉर्मूलाज और ये सब चीजें? देखिए, अब उसके लिए आपको मेरा सिलेबस जो आपको मैंने भेजा था, उस सिलेबस को देखना होगा। चलिए सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैं नहीं किया आपको। ये आपका सिलेबस जो हाँ है ये जी। है। हाँ जी। आपके कोर्स का नाम जो है एक्सेल विथ एडवांस एक्सेल विथ डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड। तो कहने का मतलब है कि हम एडवांस एक्सेल तो आपको करा रहे हैं, पर किसके लिए? तो डैशबोर्ड्स एंड डेटा एनालिसिस के लिए करा रहे हैं। किस प्रोफाइल के लिए? तो एमआईएस प्रोफाइल के लिए। समझ में आ गया आपको? अब इसमें जो है सबसे पहले मोस्ट यूजफुल फीचर्स कवर होंगे। क्या कवर होंगे? मोस्ट यूजफुल फीचर्स। ठीक है। जैसे कि एक्सेल के जितने भी मेनू बार जो हैं, टूल्स हैं, वो कवर होगा। उसके बाद इसमें आपको हम पिवट टेबल कवर कराएंगे। पिवट टेबल के बाद फिर हम पिवट टेबल पे कई तरह के डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। 300 से लेके 500 के आसपास फॉर्मूले आपको सिखाएंगे, हर कैटेगरी के फॉर्मूले सिखाएंगे। जिसमें हम एडवांस फॉर्मूले की ही बात कर रहे हैं कि हम आपको एडवांस फॉर्मूले भी सिखाएंगे इसके अंदर। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करना और उसके अलावा डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, पावर क्वेरी वगैरह, उसके बारे में बताएंगे। चार्ट्स और डायनेमिक चार्ट बनाएंगे और अंत में भी आपको एक दो डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। ओके। तो ये आपका कोर्स कंटेंट आपको दिखेगा। अब इसकी फीस आपको यहाँ पे 10,000 दे रही है, लेकिन आपसे मैं 2,000 रुपये क्यों ले रहा हूँ? रीजन क्या है? क्या मैं इसके अंदर कोई कम करूंगा? मैं चीजें कम पढ़ाऊंगा? ऐसा दिमाग में अगर ख्याल आ रहा है तो भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आपका जो कोर्स है वो ग्रुप क्लासेस है। अभी आप 3 लोग हैं, लेकिन अभी 8 लोगों का बैच था। और मे भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो है 7-8 लोग हो जाएंगे। सुबह के बैच में तो ज्यादा होते हैं, 15-20 लोग होते हैं, लेकिन दोपहर के बैचेस में थोड़ा सा कम होते हैं कि ऑफिस आवर आवर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो चीजें करा रहा हूँ, सारी चीजें वही है कि कंप्लीट एक्सेल कराऊंगा, 300 से ऊपर फॉर्मूला कराऊंगा, डैशबोर्ड डेटा एनालिटिक्स कराऊंगा, एमआईएस रिपोर्ट कराऊंगा। एक चीज मैंने शॉर्ट में लिखा। अब यहाँ पे सारी कंटेंट तो नहीं लिख सकता था। तो एक ग्रुप क्लास फीस आपकी 10,000 ही है, बट ग्रुप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जिस कारण से आपको यहाँ पे 8,000 का डिस्काउंट मिल रहा है और आपको 2,000 रुपये आपको पे करना होगा। ठीक है। सर ये हमारा क्लास कब कब होगा? जी। ये सर डेली क्लास होगा? जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे 1 आवर की क्लास सुबह 11 बजे फिक्स टाइम पे होगा। हर क्लास लाइव होगा। साथ में हर सेशन से भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी होगी और आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा। जिस फाइल पर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो फाइल मिलेगा, या उससे रिलेटेड कोई लिंक वगैरह, जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, उस तरह से लिंक वगैरह दूंगा पढ़ने के लिए। टाइम टू टाइम आपका जो है डेली बेसिस पे होमवर्क्स और टाइम टू टाइम आपको जो है प्रैक्टिस शीट्स एंड टेस्ट वगैरह भी होते रहेंगे आपके साथ। ठीक है। अब बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना सर, कि मैं तो कोशिश अपने तरफ से करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश से दुगनी कोशिश आपको करनी होगी ना सर। क्योंकि सीखना आपको है ना। कोई भी टीचर एज ए टीचर नहीं होता है, मार्गदर्शक होता है। टीचर की कंपेयर श्री कृष्ण की अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण से किया गया। क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, बस अर्जुन का मार्गदर्शन करा था। सेम उसी तरह से पूरी क्लासेस में सीखना आपको है। हम आपको बताएंगे सीखना कैसे है और क्या है। समझे? इसलिए आपको ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि आपने जस्ट क्लास लिया, और क्लास लेने के बाद आप अगर मेरा रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, फाइलों पे काम करते हैं, आप ऑफिस के काम में बिजी हो जाते हैं, आप पर्सनल वर्क में बिजी हो जाते हैं, तो दिस इज नॉट वे ऑफ लर्न। तो फिर आप जो है कुछ नहीं सीख पाए। अगर मैंने आपको 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट अगर मैंने आपको पढ़ाया, तो उस पे आपको 3 से 2.5 घंटे 3 घंटे की आपकी खुद की प्रैक्टिस हो। जो मैंने किया वो करके देखिए। फिर उससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है ये एज्यूम कीजिए। उस पर नए नए क्वेश्चंस निकालिए। समझ रहे हैं सर? क्योंकि आप कोई अभी तक जो सीख रहे थे, आप जैसे कि बीए किए, बीकॉम किए, या जो भी ग्रेजुएशन की क्लासेज या स्कूलिंग की, उसमें क्या हमारा फोकस क्या था? टीचर ने पढ़ा दिया और हमें याद कर लेना। ठीक है। हिस्ट्री के बुक के क्वेश्चंस हैं, पूरा हिस्ट्री की बुक याद कर लेना। हमने कभी इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि इसका बेनिफिट्स क्या है, इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे, इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया। करेक्ट है, मैं भी नहीं दिया, आप लोग भी शायद दिए होंगे चाहे ना दिए होंगे। लेकिन जो चीजें सीख रहे हैं ना, ये आपके रियल लाइफ से जुड़ा हो। सीखने के बाद आपको डायरेक्ट जाके करना है, बिल्कुल एक हार्ट सर्जन की तरह।
कि आपको पहले सारी चीजें सीख के पूरी सर्जरी करनी है। अगर आपकी एक छोटा गलती हुआ तो कंपनी में काफी नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपने एक छोटी सी ओवर रेट प्रॉफिट परसेंटेज में गड़बड़ कर दी, सामने वाला बंदा देखा कि ओह मेरे प्रॉफिट तो 35% है, और किसी से उसने 20% के प्रॉफिट पे डील कर लिया। बाद में पता चला कि वो 35% नहीं था, वो 5% था। तो 15% का लॉस हो गया कंपनी को, क्योंकि वो डील कर चुका है, आप डील कैंसिल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं सर? तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, इसलिए आपको पहले हर एक चीज पता होना चाहिए। हाँ प्रीति जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली। मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो उसमें कई बार मीटिंग आती है, तो स्पेशली मंडे से हमारी ना 11 बजे की मीटिंग अलाइन हुई है, एवरी वीक होती है, तो कुछ पॉसिबल है कि मैं उस टाइम को चेंज कर सकूं? देखिए, पहले बताओ, ये आपका ग्रुप क्लासेस है, अब आपको स्पेशली हम्म। किसी और टाइम में तो नहीं पढ़ाऊंगा ना सर मैं, कि आप नहीं, 12 बजे अगर के और बाद कोई एक बजे आपके चले पास गए। बैच हो, टाइमिंग मैं कोई और। मैं मैं इसी में बता रहा हूँ। दूसरी चीज है, हम्म। अगर आप जो पढ़ रहे हैं अगर सिमिलर उसी तरह कोई बैच मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको हम्म। सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि मैं महीने में 1 या 2 बैच ही स्टार्ट करता हूँ। तीसरा अच्छा। आपके पास ऑप्शंस होते हैं रिकॉर्डिंग, क्लास की ठीक रिकॉर्डिंग। है। अगर आप मीटिंग आप में थे, क्लास छूट गई, या आधा घंटा क्लास छूट गई, या 10 मिनट क्लास छूट गई, तो आप हम्म। जो है उस क्लास की रिकॉर्डिंग ले लीजिए, आराम से बैठ के देखिए, जो डाउट्स हो फोन करके पूछ लीजिए, या फिर अगले दिन बोलिए कि सर मैंने आपकी रिकॉर्डिंग देखी थी, मुझे यहाँ पे 2-3 जगहों पे डाउट्स। अब बोलेंगे कि सर आपने कल कल की क्लास को रिपीट कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा हम्म। दिक्कत वाला बात है, बट आप नहीं, बोलेंगे ठीक हाँ है, कल की रिपीट क्लास का ये, तो ऑफ कोर्स नहीं बोलूंगी, जो मेरे कुछ डाउट्स होंगे वही हाँ आपसे पूछा वो करूंगी। हम रिपीट कर देंगे आपको। और ठीक है। रिपीट जब करेंगे तो दूसरे तरीके से करेंगे, तो बाकियों को भी दिक्कत नहीं होगी, कि बाकियों को भी क्या लगेगा कि सर ने एक नया तरीका सिखा ठीक है। दिया। ठीक है, क्योंकि ओके। मेरे पास आप जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं। ठीक है, ठीक। तो मंडे से सुबह 11 बजे रहेगा, और वही लोग ज्वाइन करेंगे जो एनरोल करेंगे। तो मैं अपना क्यूआर कोड आपको भेज देता हूँ, आप लोग उसके ऊपर पेमेंट कर दीजिए, और मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। सर एक चीज आपसे थी कि अगर आप थोड़ा